हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के थर्ड सेमेस्टर के कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया, भारत में संवैधानिक सरकार और लोकतंत्र नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डीएससी 9 का सब्जेक्ट रहने वाला है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के थर्ड सेमेस्टर की कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया सब्जेक्ट की सेकंड यूनिट के चैप्टर नंबर 4 विधानमंडल संसद की शक्तियां और कार्य। इस लेक्चर में, इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट नंबर फर्स्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे। तो आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम विधानमंडल संसद की शक्ति और कार्य के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, भारत की संसद सिर्फ एक इमारत ही नहीं है, बल्कि करोड़ों भारतीयों की आवाज का एक घर है। तो यहीं से निकलते हुए कानून जो हमारे जीवन को दिशा देते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि संसद की असली शक्ति और उसका काम क्या है? तो आज हम समझेंगे भारतीय संसद की शक्तियां, कहानी और कार्य। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर की जो शुरुआत करते हैं वो एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे भारत में संसद सर्वोच्च विधायी निकाय है। यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है और कानून बनाने, सरकार पर निगरानी रखने और राष्ट्रीय नीतियों को तय करने का कार्य करती है। तो जो भारत में संसद है उसको सर्वोच्च विधायी निकाय माना गया है, क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है, कानून बनाती है, सरकार पर नजर रखती है और राष्ट्रीय नीतियां भी तय करती है। संविधान के अनुसार भारत में संघीय शासन व्यवस्था है और संसद केंद्र स्तर पर कानून बनाने का अधिकार रखती है। तो एक तरीके से हम यही कह सकते हैं, जो हमारी संसद है वो हमारे लोकतंत्र की धड़कन है। तो यही हमारा एक छोटा सा परिचय था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है आधुनिक संसदीय संस्थाओं का उद्भव। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारी संसद है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे संसदीय प्रणाली की शुरुआत ब्रिटेन से हुई। भारत में 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम से सीमित रूप से में शुरुआत। तो जो हमारी संसदीय परंपरा है उसकी शुरुआत ब्रिटेन से हुई थी, क्योंकि भारत में 1861 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था उससे इसकी एक छोटी सी शुरुआत हुई थी। उसके बाद 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों और 1935 के भारत शासन अधिनियम से संसदीय संस्थाओं का विस्तार हुआ। जो 1919 का मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था और जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था, उनके माध्यम से ही इसे और विस्तारित किया गया। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान ने ब्रिटिश संसदीय मॉडल को अपनाया। तो जब हमारा देश आजाद हो गया तो उसके बाद से जो संविधान सभा थी उसने ब्रिटिश मॉडल अपनाकर भारतीय संसद की नींव रखी। तो यही था हमारा आधुनिक संसदीय संस्थाओं का उद्भव। जो हमारा संसद है उसका उद्भव किस प्रकार से हुआ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है संसद का गठन। तो संसद का गठन कैसे होता है उसको देख लेते हैं। तो जो हमारी संसद है वो दो सदनों से मिलकर बनती है, प्लस एक एडिशनल भी इसमें रहता है, या फिर आप उसको जरूरी भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो संसद है उसमें लोकसभा होती है लोअर हाउस और राज्यसभा होती है अपर हाउस। लेकिन जो इन दोनों का जो संचालन करता है वो राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति को भी इसका एक हिस्सा माना जाता है। तो इसलिए जो संसद है वो तीन हिस्सों से मिलकर बनी है। फर्स्ट हमारा राष्ट्रपति, सेकंड लोकसभा, थर्ड राज्यसभा। इसके अलावा राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न अंग है। तो जो राज्यसभा होती है वो उच्च सदन होता है और जो लोकसभा होती है वो निचला सदन होता है। तो राज्यसभा यानी संसद सिर्फ सांसदों का समूह नहीं होता है, बल्कि इसमें राष्ट्रपति भी एक अभिन्न हिस्सा होता है। तो इससे तीनों से मिलकर ही हमारी संसद का गठन होता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये तो हमारे संसद का गठन हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा लोकसभा को लेकर आता है, अर्थात जो अपर हाउस है उसको लेकर आता है। तो अब हम लोकसभा देख लेते हैं। जो हमारा निचला सदन है उसको देख लेते हैं। तो लोकसभा में सीधे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का सदन।
तो जो लोकसभा है यानी कि ये जनता का सदन होता है, इसके जो सदस्य होते हैं वे सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। अधिकतम सदस्य संख्या 552, वर्तमान में 543 चुने हुए प्लस 2 नामित एंग्लो इंडियन प्रतिनिधि की व्यवस्था अब खत्म। तो जो अधिकतम संख्या है लोकसभा में वे 552 की होती है, लेकिन जो आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो इसमें 543 चुने गए सदस्य होते हैं। कार्यकाल कितने समय का होता है? इसका कार्यकाल 5 वर्ष, कुछ परिस्थितियों में बढ़ाया भी जा सकता है। तो जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जब इसके कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ा दिया जाता है। सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो जो सरकार होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी जो असली सत्ता है वो जनता और उनके प्रतिनिधियों के हाथों में होती है। तो यही था हमारा लोकसभा, जो कि हमने आपको बता दिया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सभापति और अध्यक्ष। तो अब हम सभापति और अध्यक्ष देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोकसभा के अध्यक्ष देखेंगे। स्पीकर सदन की कार्यवाही संचालित करते हैं, अनुशासन बनाए रखते हैं। तो जो लोकसभा का संचालन है वे स्पीकर करते हैं, वे अनुशासन और कार्रवाई को भी नियंत्रित करते हैं। राज्यसभा के सभापति आते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष। तो जो राज्यसभा का संचालन करते हैं वे उपराष्ट्रपति करते हैं, जो कि इसके पदेन अध्यक्ष भी होते हैं। दोनों पद संवैधानिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो जो भी लोकसभा और राज्यसभा है ये दोनों ही, जो लोकसभा के अध्यक्ष हो गए, जो राज्यसभा के सभापति हो गए, ये दोनों ही पद संसद के सुचारू संचालन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो यही था हमारा सभापति और अध्यक्ष। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है राज्यसभा की शक्तियां एवं कार्य प्रणालियां। तो अब हम राज्यसभा की शक्ति एवं कार्य प्रणालियां देख लेते हैं। तो राज्यसभा यानी कि हमारे राज्यों का सदन, तो स्थायी सदन होता है, भंग नहीं होता, हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त। तो जो राज्यसभा होता है ये एक स्थायी सदन होता है, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। वो हर 2 साल में 1/3 सदस्य इसमें सेवानिवृत्त होते हैं, रिटायर होते हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। सदस्य संख्या अधिकतम 250, वर्तमान में 245। तो जब अधिकतम संख्या है इसमें, जो राज्यसभा के अधिकतम सदस्य होते हैं वे 250 होते हैं, लेकिन आज के समय में 245 है। विशेष शक्ति जो हम देखेंगे, राज्यसभा राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, अनुच्छेद 249। तो जो राज्यसभा है वो राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून भी बना सकती है, जो कि हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 कहता है, यानी राज्यसभा राज्यों की आवाज है। तो यही था हमारा राज्यसभा की शक्तियां एवं कार्य प्रणालियां। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा लोकसभा की शक्तियों को लेकर आता है। जो हमारा लोकसभा है, जो हमारा जनता का सदन है, उसकी क्या क्या शक्तियां उसको भी देख लेते हैं। तो लोकसभा की प्रमुख शक्तियां सरकार के गठन और गिराने की शक्ति, वार्षिक बजट और धन विधायक प्रेरित करना, अविश्वास प्रस्ताव लाना और पारित करना, जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा और प्रश्नकाल। जो लोकसभा की प्रमुख शक्तियां वे यही है कि सरकार का गठन और गिराना, वार्षिक बजट और धन विधेयक पास करना, अविश्वास प्रस्ताव लाना, जो जनहित के मुद्दे होते हैं उन पर बहस और प्रश्न पूछना। तो जो लोकसभा है वो सरकार की धड़कन है, अगर विश्वास खो जाए तो सरकार भी गिर सकती है। तो यही थे हमारे लोकसभा की शक्तियां। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है संसद की शक्तियां एवं कार्य। तो अब हम हमारे संसद की क्या क्या शक्तियां और उनके क्या क्या कार्य है उनको देख लेते हैं। तो जो संसद के कार्य है वे बहुत ही व्यापक है। विधायी शक्ति है संसद के पास, जिसमें कानून बनाना, केंद्र सूची, समवर्ती सूची के विषयों पर। तो जो विधायी शक्ति है इसमें संसद कानून बना सकती है। सेकंड आती है वित्तीय शक्ति, जिसमें बजट, कर, व्यय, सेवा, व्यय की स्वीकृति, जो बजट होते हैं, करों की मंजूरी होती है, वो सभी वित्तीय शक्ति होती है संसद की। थर्ड आते हैं कार्यपालिका पर नियंत्रण, प्रश्नकाल, चर्चा, अविश्वास प्रस्ताव। तो ये सभी जो कार्यपालिका पर नियंत्रण है ये सभी भी संसद की शक्तियां है। फोर्थ जो संसद की शक्ति आती है वो संविधान संशोधन आता है, जो कि एक विशेष प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। फिफ्थ आती है शक्ति, न्यायिक शक्ति आती है, जिसमें राष्ट्रपति और न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया है। सिक्स्थ आती है अन्य शक्तियां, जैसे कि युद्ध, आपातकाल, अंतर्राष्ट्रीय संधि की स्वीकृति। ये सभी संसद की शक्तियां है एवं संसद के कार्य है। तो यही थे हमारे संसद की शक्ति एवं कार्य। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है संसद की विधायी प्रक्रिया। तो अब हम संसद की विधायी प्रक्रिया देख लेते हैं कि संसद में जो कानून है वो किन चरणों से होकर गुजरता है। तो जो प्रारूप है वो संसद में प्रस्तुत होता है, 3 चरणों में पढ़ा जाता है। तो कानून बनाने की प्रक्रिया 3 चरणों में होती है, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। तो प्रथम वाचन में विधेयक का परिचय,
किया जाता है, द्वितीय वाचन में विस्तृत बहस और या संशोधन किया जाता है, और जो तृतीय वाचन होता है जो कि अंतिम बहस और मतदान होती है। इसके बाद दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही यह कानून बन जाता है। जब जो कानून है, जो भी बिल है, वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास होता है, तो उसके बाद जो राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है, उससे ही वह बिल कानून में बदल जाता है। तो यही थी संसद की विधायी प्रक्रिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है संसद की समितियां। तो अब हम संसद की समितियां देख लेते हैं। तो संसद का सारा काम सीधे सदन में नहीं हो सकता, इसलिए बनी है समितियां, जिसमें हमारी सबसे पहले आती है संवैधानिक समितियां, सेकंड आती है आधिकारिक समितियां। तो संवैधानिक समितियां है जैसे कि लोक लेखा समिति हो गई, अनुमानों की समिति हो गई, और जो हमारी अधिकारी समिति हो गई जैसे कि स्थायी समिति हो गई, विभागीय समिति है, ये भी सभी हमारी अधिकारगत समितियां होती है। उद्देश्य इनका यह विस्तृत जांच, दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाना। तो इनका काम है गहराई से जांच करना और सरकार को जवाबदेह बनाना। तो यही थी संसद की समितियां। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में संसद। तो अब हम जो हमारा सामाजिक परिवर्तन है उसके रूप में संसद किस तरीके से कार्य करती है उसको हम देख लेते हैं। तो संसद ने ऐसे कई कानून बनाए जिन्होंने समाज की दिशा बदल दी। संसद ने शिक्षा का अधिकार, आरक्षण, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण जैसे समाजकारी सुधारकारी कानून बनाए। यह समाज में समानता और न्याय को बढ़ावा देती है। यानी जो संसद है वो सिर्फ कानून बनाने का मंच ही नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय का भी एक साधन है। तो यही था हमारा सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में संसद। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है संसद का हास। तो अब हम संसद का हास देख लेते हैं। तो हाल ही के जो वर्ष है उसमें संसद की गरिमा पर सवाल उठे हैं। हाल के वर्षों में संसद की कार्यवाही में अवरोध, हंगामा और समय की बर्बादी की आलोचना होती रही है। तो हाल ही के वर्षों में संसद की गरिमा पर सवाल उठे हैं, लगातार हंगामा हुआ है, समय की बर्बादी, बहस की कमी, ये सभी संसद के बारे में बोला गया है। इससे जनता का विश्वास घटता है और विधायी कामकाज प्रभावित होता है। तो अगर ऐसा गरिमा पर सवाल उठते रहते हैं तो इससे जो जनता का विश्वास है वो भी कम हो जाता है और लोकतंत्र भी कमजोर पड़ जाता है। तो यही था हमारे संसद का हास। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। अब सबसे पहले हम निष्कर्ष में देखेंगे कि संसद लोकतंत्र का केंद्रीय स्तंभ है। तो जो भारत की संसद है वो लोकतंत्र का केंद्रीय स्तंभ माना जाता है, क्योंकि यह जनता की आवाज है, सरकार की जवाबदेही है और समाज में परिवर्तन का साधन है। इसे प्रभावी, पारदर्शी और जनोन्मुखी बनाए रखना जरूरी है। तो संसद को प्रभावी, पारदर्शी और जनोन्मुखी बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। यह केवल कानून बनाने का मंच नहीं बल्कि जनता की आवाज है, क्योंकि जो संसद है वो सिर्फ इमारत ही नहीं है, यह भारत की एक आत्मा के रूप में देखी जाती है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ जो हमारा यूनिट नंबर सेकंड का चैप्टर नंबर 4 है वो हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वो हमारा यूनिट नंबर सेकंड का ही आता है, जो कि हमारा यूनिट नंबर सेकंड का चैप्टर नंबर 5 आता है, जिसमें हम बात करते हैं संसद में प्रतिनिधित्व पर बहस। तो इसमें हम देखेंगे कि जो लोकतंत्र का असली मतलब है वो जनता की आवाज संसद तक पहुंचे, लेकिन क्या हर समुदाय की आवाज सचमुच संसद में सुनी जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि संसद में प्रतिनिधित्व पर बहस, और जानेंगे कि यह बहस हमारे लोकतंत्र के लिए क्यों इतनी जरूरी है। तो सबसे पहले इस चैप्टर की शुरुआत हम एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। तो जो लोकतंत्र है उसमें जो संसद होती है वो जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। प्रतिनिधित्व का मतलब है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक सांस्कृतिक वर्गों को संसद में अपनी आवाज रखने का अवसर मिले। भारत जैसे विविधतापूर्ण देशों में यह मुद्दा और महत्वपूर्ण हो जाता है ताकि सभी समुदाय निर्णय प्रक्रिया में शामिल हो। तो जो प्रतिनिधित्व का मतलब है वो यही है कि समाज के अलग अलग वर्गों, क्षेत्रों और संस्कृतियों को संसद में अपनी आवाज उठाने का मौका मिले। और जो भारत जैसे विविधतापूर्ण देश है जहाँ भाषा, संस्कृति, जाति और धर्म में इतनी विविधता है, वहाँ प्रतिनिधित्व का सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है प्रतिनिधित्व संबंधित अकादमिक विमर्श। तो अब हम देख लेते हैं जो हमारा प्रतिनिधित्व है उसके बारे में हमारे कितने दृष्टिकोण है। तो उसके बारे में सबसे पहले जो हमारा दृष्टिकोण आता है वो हमारा आता है औपचारिक प्रतिनिधित्व। तो जो औपचारिक प्रतिनिधित्व है इसमें देखते हैं संसद में किसी वर्ग का संख्यात्मक रूप से प्रस्तुत होना। यानी जो औपचारिक प्रतिनिधित्व है इसमें सिर्फ किसी वर्ग का संसद में संख्यात्मक रूप से उपस्थित होना ही आता है। सेकंड जो प्रतिनिधित्व आता है वो सार्थक प्रतिनिधित्व आता है।
न केवल उपस्थिति बल्कि उस वर्ग के हितों की सक्रिय पैरवी। तो जो सार्थक प्रतिनिधित्व है इसमें सिर्फ मौजूद रहना ही नहीं बल्कि उस वर्ग के हितों की सक्रिय पैरवी करना भी आता है। इसके अलावा प्रतिनिधित्व पर कई दृष्टिकोण भी है, जैसे कि हमारा सबसे पहला आता है बहुसंख्यकवादी दृष्टिकोण, सेकंड बहुलतावादी दृष्टिकोण, थर्ड अल्पसंख्यकवादी दृष्टिकोण। तो सिद्धांतकारों ने अलग अलग नजरिए रखे, जिसमें हमारा सबसे पहले आया बहुसंख्यकवादी दृष्टिकोण, जिसमें बहुमत का शासन ही लोकतंत्र का मूल है। तो जो बहुसंख्यावादी दृष्टिकोण है वो कहता है कि बहुमत का शासन ही लोकतंत्र का आधार है। सेकंड आता है बहुलतावादी दृष्टिकोण, जिसमें विभिन्न समूहों के बीच संतुलन जरूरी। और जो हमारा बहुलतावादी दृष्टिकोण है वो कहता है कि विभिन्न समूहों के बीच संतुलन जरूरी है। थर्ड आता है अल्पसंख्यकवादी दृष्टिकोण, जिसमें कमजोर और अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष सुरक्षा। तो अल्पसंख्यकवादी दृष्टिकोण कहता है कि कमजोर वर्गों को विशेष सुरक्षा दी जानी चाहिए। तो आप मान लीजिएगा संसद में 100 लोग बैठे हैं, लेकिन उनमें से 99 अमीर है और सिर्फ एक गरीब है। तो औपचारिक रूप से गरीब का प्रतिनिधित्व हो गया, लेकिन क्या उसकी आवाज सचमुच सुनी जाएगी? तो यही फर्क है औपचारिक और सार्थक प्रतिनिधित्व में। तो यही था हमारा प्रतिनिधित्व संबंधित अकादमिक विमर्श। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है प्रतिनिधित्व का संवैधानिक विकास। तो अब हम देख लेते हैं जो हमारा प्रतिनिधित्व है उसका संवैधानिक विकास किस तरीके से हुआ। तो संविधान ने सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार दिए, जैसे मतदान का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार। तो भारत के संविधान ने सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार दिए है, मतदान का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार, अनुसूचित जातियों एससी, अनुसूचित जनजातियों एसटी और बाद में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था। तो जो हमारा समाज है उसमें साथ ही समाज के कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। जो अनुसूचित जातियां एससी और जो अनुसूचित जनजातियां एसटी, इनके लिए संसद और विधानसभाओं में आरक्षण दिया गया है। महिलाओं और अन्य हाशिए के वर्गों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के प्रयास, जैसे पंचायत में 33% आरक्षण। तो बाद में जो अन्य पिछड़ा वर्ग था ओबीसी और जो महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व था वो भी सुनिश्चित करने के प्रयास हुए। यानी संविधान ने प्रतिनिधित्व को सिर्फ संख्या तक ही सीमित नहीं रखा बल्कि इसी सामाजिक न्याय से भी उन्होंने जोड़ा। तो यही था हमारा प्रतिनिधित्व का संवैधानिक विकास। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है संविधान सभा विमर्श और प्रतिनिधित्व का प्रश्न। तो अब हम देखते हैं संविधान सभा विमर्श और प्रतिनिधित्व का प्रश्न। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे संविधान सभा में यह बहस हुई कि क्या संसद में कुछ वर्गों के लिए सीटें आरक्षित हो। तो संविधान सभा में इस बात पर गहन बहस हुई कि क्या संसद में कुछ वर्गों के लिए सीटें जो है वे आरक्षित हो। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों और पिछड़े वर्गों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का समर्थन किया। जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जिन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है, उन्होंने दलितों और पिछड़े वर्गों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का समर्थन किया। गांधी जी ने संयुक्त निर्वाचन प्रणाली का समर्थन किया ताकि समाज में एकता बनी रहे। तो जो हमारे गांधी जी थे उन्होंने संयुक्त निर्वाचक मंडल जो ज्वाइंट इलेक्टोरेट है उसका समर्थन किया ताकि समाज में एकता बनी रहे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे गांधी जी है। अंततः एससी और एसटी के लिए संसद व विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया। अंततः जो समझौता था उसके रूप में एससी और एसटी के लिए संसद व विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो यही थे हमारे संसद का संविधान सभा विमर्श और प्रतिनिधित्व का प्रश्न। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है आरक्षण एक विमर्श। तो अब हम आरक्षण पर लेकर बात कर लेते हैं कि आरक्षण आखिर है क्या। तो आरक्षण लोकतंत्र में सबसे ज्यादा बहस का विषय है। तो आरक्षण का उद्देश्य ऐतिहासिक अन्याय और सामाजिक असमानता को दूर करना। तो सबसे पहले हम पक्ष में तर्क देख लेते हैं। समान अवसर सुनिश्चित करता है, राजनीतिक आवाज देता है। तो जो समर्थन में तर्क है वे कहते हैं कि यह ऐतिहासिक न्याय और सामाजिक असमानता को दूर करता है, साथ ही जो समाज के कमजोर वर्ग है उनको राजनीतिक आवाज भी देता है। सेकंड जो आता है वो हमारा आता है विरोध में तर्क। तो अब हम विरोध में तर्क देखेंगे। योग्यता आधारित चयन को प्रभावित करता है, जो भी हमारी योग्यता आधारित चयन होते हैं उसको प्रभावित करता है। साथ ही आरक्षण का दायरा बढ़ने से वर्गीय तनाव भी बढ़ता है, अर्थात आरक्षण के दायरे के बढ़ने से जो जातीय तनाव है वो भी बढ़ सकता है। वर्तमान में ओबीसी और महिला आरक्षण भी महत्वपूर्ण बहस का हिस्सा है। तो आज भी जो महिला और ओबीसी आरक्षण है उसको लेकर बहस जारी है, यानी प्रतिनिधित्व की लड़ाई अभी भी अधूरी है। तो यही था हमारा आरक्षण एक विमर्श के रूप में। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में हम सबसे पहले देखेंगे
संसद में प्रतिनिधित्व केवल संख्या का खेल नहीं बल्कि समावेशी लोकतंत्र का आधार है। तो स्टूडेंट, जो संसद में प्रतिनिधित्व है वो सिर्फ संख्या का खेल ही नहीं है, यह लोकतंत्र को समावेशी और न्यायपूर्ण बनाने का अधिकार है। ऐतिहासिक रूप से वंचित और कमजोर वर्गों की राजनीतिक भागीदारी से लोकतंत्र मजबूत होता है। जब भी समाज के कमजोर और उपेक्षित वर्ग संसद में अपनी आवाज रखते हैं तो लोकतंत्र तब बहुत ज्यादा मजबूत होता चला जाता है। भविष्य में प्रतिनिधित्व को और संतुलित व सार्थक बनाने की आवश्यकता है। तो जो हमारी भविष्य की चुनौती है वो यही है कि प्रतिनिधित्व को और संतुलित और सार्थक बनाया जाए। तो याद रखिए, जो लोकतंत्र है वो तभी सशक्त होगा जब हर नागरिक की आवाज संसद तक पहुंचेगी। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ जो हमारा यूनिट नंबर सेकंड का चैप्टर नंबर 5 है वो हमारा कंप्लीट होता है। तो यही थी आपकी फिफ्थ यूनिट, सॉरी यही थी आपकी सेकंड यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी स्टूडेंट को नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट या क्वेरी होगा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहे, जहां हम बात करेंगे यूनिट सेकंड के चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 के वीडियो लेक्चर में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।